वेलकम बैक। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की नई लहर में 200 से जायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। कोयटा और पेशावर में हालिया वाकयात के बाद FR पेशावर में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों ने हमला किया। 6 FC एहलकार शहीद और 10 जख्मी हुए। FC हुक्काम के मुताबिक झड़प में 10 शिद्दत पसंद मारे गए, जिनकी लाशें हमलावर अपने साथ ले गए। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इत्तलात के मुताबिक शिद्दत पसंद मंगल और बुध की दरमियानी शब हमलावर हुए। FR पेशावर के इलाके किशनगढ़ में FC की चेक पोस्ट उनके निशाने पर थी, जहां उन्होंने अचानक हमला किया। हमले में मोर्टर गोले फायर किए गए, जिसके बाद FC एहलकारों को यरगमाल बनाकर कत्ल किया गया। हमले के वक्त चौकी में FC के 60 एहलकार मौजूद थे, जबकि हमलावरों की तादाद तकरीबन 200 के करीब बताई गई। शिद्दत पसंदों ने चौकी में मौजूद जिरगा हॉल, मोर्चे और 2 गाड़ियां भी तबाह कर दी और असलहा डिपो को भी बमों से उड़ा दिया। दहशतगर्दी के इन वाकयात का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब अगर शुमाली वजीरिस्तान की बात करें तो अमेरिका ने एक और ड्रोन हमला किया है, जिसमें 18 हलाकतें हुई हैं। शुमाली वजीरिस्तान में रात गए 4 जासूस तैयारों ने 4 मिसाइल फायर किए। हमले में एक घर और एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमले के बाद भी जासूस तैयारों की परवाजें बहुत देर तक जारी रहीं, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पाकिस्तान ने इस ड्रोन हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि ये हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा एजाज अहमद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा ड्रोन हमलों के खात्मे की अहमियत पर और ड्रोन हमलों में मासूम इंसान मारे जाते हैं। दफ्तर खारजा का यह भी कहना है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन और तपाक की बाहमी ख्वाहिश और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम पर भी मनफी असरात डालते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने के बाद ये दूसरा ड्रोन हमला है। नई हुकूमत के क़याम के बाद होने वाला पहला ड्रोन हमला 7 जून को शुमाली वजीरिस्तान में हुआ, जिसमें 7 अफराद हलाक हुए थे। वजीर आज़म नवाज शरीफ ड्रोन हमलों की मुखालफत करते रहे हैं और इसे मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी समझते रहे। 7 जून के हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के सिफारतखाने में नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा उनको तलब किया और उनसे एहतजाज किया और ड्रोन हमले बंद करने का मुतालबा किया था। शुमाली वजीरिस्तान में 29 मई को होने वाले ड्रोन हमले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नायब अमीर वलीउर रहमान हलाक हुए थे। उनके अलावा मौलवी नज़ीर को भी ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया था। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अखबार द न्यूज़ के पेशावर में रेजिडेंट एडिटर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। ये फरमाइए कि ये ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, इनकी तफसीलात क्या हैं? कौन लोग निशाना बनाए गए, कितने लोग इसमें हलाक हुए हैं? देखें, ये ड्रोन हमला शुमाली वज़ीरिस्तान के मरकज़ी शहर मिरानशाह के करीब एक गांव डंडे दरपखेल में हुआ है। ये वो गांव है जहां पे जलालुद्दीन हक्कानी, जो कि एक अफ़गान तालिबान कमांडर थे, और अभी उनके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी उनके नेटवर्क के सरबराह हैं, उनके ख़ानदान के लोग रहते हैं। यहाँ पर पहले भी कई बार ड्रोन हमले हुए और 2 बार तो अमरीकी फ़ौजी और पाकिस्तानी फ़ौजियों ने उनके मदरसे और घरों की तलाशी भी ली थी। ये कई साल पहले की बात है। और ये जो ड्रोन हमले हुए हैं इस गांव में या इसके आसपास, इसमें जलालुद्दीन हक्कानी के 2 बेटे भी मारे गए, कई ख़ानदान के लोग उनके मारे गए, कई उनकी तंजीम के लोग मारे गए, इसमें ख़वातीन और बच्चे भी मारे गए। ये अमेरिका का ख़ास यहाँ पे एक तवज्जो है और हक्कानी नेटवर्क उनके निशाने पे है। वो चाहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क को नुकसान पहुंचाएं, इसलिए कि अमेरिकी बार बार कहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क सबसे ख़तरनाक और मजबूत तालिबान तंजीम है। और हत्ता कि वो ये भी कहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है। हालांकि हक्कानी नेटवर्क के लोग कहते हैं कि वो अफ़गान तालिबान तहरीक का हिस्सा हैं। तो ये 18 लोग मारे गए हैं और उनके बारे में मुकम्मल तो मालूमात नहीं है, लेकिन इस गांव में हमले होने का मतलब ये है कि शायद अमरीकियों को ये इत्तला थी कि हक्कानी नेटवर्क के अहम लोग या उनके ख़ानदान लोग यहाँ मौजूद थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी देर तक और बहुत बड़ा हमला, काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का बड़ा हमला हमने देखा है। रहीमुल्लाह यूसुफजई, जब इस तरह का हमला होता है तो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब किया जाता है, उनसे एहतजाज किया जाता है। पाकिस्तान की आला हुकूमती शख्सियात भी ड्रोन हमलों की मुखालफत करती हैं, एहतजाज करती हैं। जो ये एक रस्मी एहतजाज है, आप इस पर क्या अपनी राय देंगे? क्या आप इससे मुतमईन हैं? लेकिन जब से ये नई हुकूमत बनी है
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی احتجاج ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پہلے جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، ان کا احتجاج آخر میں رسمی بن گیا تھا. اب جب پہلا ڈرون حملہ ہوا جب سے حکومت بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، تو اس میں باقاعدہ طور پر امریکی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور کافی سخت الفاظ حکومت نے استعمال کیے. اور اس سے پہلے نواز شریف نے اپنی پہلی تقریر میں جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے یہ کھل کر کہا تھا کہ یہ امریکی ڈرون حملے اب بند ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں حکومت تو کوشش کر رہی ہے کہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائے. اس کے اوپر اب یہ کہ اس کے علاوہ کیا پاکستان کی حکومت کر سکتی ہے اور کیسے امریکہ کو وہ یا تو مجبور کرے یا امریکہ کو سمجھائے، یہی میرے خیال میں پالیسی لگتی ہے کہ وہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. البتہ اس سے یہ ہوگا کہ جو قبائلی علاقوں کی آبادی ہے اس میں شاید زیادہ امریکہ کی مخالفت بڑھے گی اور پورے پاکستان میں امریکہ کے مخالف جذبات پیدا ہوں گے. تو پاکستان تو میرے خیال میں فی الحال یہی طریقہ استعمال کر رہا ہے اور یہ نئی حکومت جو ہے اس نے کوئی ابھی تک ایسا فیصلہ نہیں کیا جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ اس مسئلے کے اوپر امریکہ سے اپنے تعلقات کو بگاڑ دیں گے یا اس میں. رحم اللہ صاحب، پھر کیا وجہ ہے جب یہ حکومت ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج بھی مؤثر طریقے سے کرتی ہے اور دہشت گردی روکنے کے لیے مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے، مگر اس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد شدت پسندانہ کارروائیوں میں اور ان حملوں میں مزید تیزی آ گئی ہے؟ وجہ کیا معلوم ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جو حملے وہ لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ ان کے نائب امیر ولی الرحمان امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے اور وہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ حملہ امریکہ نے CIA نے کیا ہے. لیکن ان کی سوچ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی فوج اور حکومت کا تعاون امریکہ کو حاصل ہے، تو وہ یہاں پر انتقامی حملے جوابی حملے کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جو حملے ہو رہے ہیں وہ اور تنظیمیں بھی اس میں ملوث ہیں. اس طرح پچھلے دنوں پشاور کے قریب بڑابیر میں جو ایک بم دھماکہ ہوا، کافی اس میں لوگ مارے گئے اور FC کے قافلے کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو اس کے بارے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ لشکر اسلام نامی تنظیم نے کیا تھا جو کہ خیبر ایجنسی میں منگل باغ کی سربراہی میں کام کرتی ہے، اور جو کوئٹہ میں حملے ہوئے اس کی تو ذمہ داری لشکر جنگوی نے قبول کی. اور جو گلگت بلتستان میں حملہ ہوا تھا جو کوپ ماؤں کے اوپر، تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ جند اللہ نامی تنظیم اور اس کے ترجمان احمد مروت نے دعویٰ کیا تھا. تو یہ صرف تحریک طالبان پاکستان یہ حملے نہیں کر رہی بلکہ اور جو تنظیمیں ہیں یا جو ان کے ہم خیال گروپ ہیں یا جو فرقہ وارانہ حملے کرتی ہیں وہ تنظیمیں. بہت شکریہ یوسف صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ چکی ہیں اور ان کی وجوہات بھی ہیں اور ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقت ہوا ایک بریک کا جس کے بعد ذکر ہوگا نئے چیئرمین نیب کی تقرری کا. حکومت اور اپوزیشن میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے؟ ویلکم بیک. 28 مئی کو سپریم کورٹ کی جانب سے فصیح بخاری کی بطور چیئرمین نیب تقرری کا عدم قرار دیے جانے کے بعد نئے چیئرمین کا معاملہ نئی حکومت پر چھوڑ دیا گیا تھا. 5 جون کو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے حلف اٹھانے کے بعد اب چیئرمین نیب کے لیے حکومت کی جانب سے 2 نام پیش کیے ہیں جن میں جسٹس ریٹائرڈ رحمت حسین جعفری اور خواجہ ظہیر احمد شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے جسٹس ریٹائرڈ مامون قاضی اور جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کے نام تجویز کیے ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس معاملے پر رابطہ ہوا ہے اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کو خط لکھا ہے. یہ مشاورت آئین کا تقاضا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ارشد وحید چودھری. بہت شکریہ ارشد جوائن کیا. یہ بتائیے کہ نئے چیئرمین نیب کے تقرر کے حوالے سے اپڈیٹس کیا ہیں اور کیا قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے جو مجوزہ نام ہیں ان سے حکومت کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے؟
जी चेयरमैन नैब के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ख़त लिखा था अपोजिशन लीडर को, जिसमें उन्होंने 2 नाम तजवीज़ किए थे, तो उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सैयद खुर्शीद शाह ने आज उनकी आमद मुतवक्को थी इस्लामाबाद में और उन्होंने अपनी तरफ से 2 नाम भिजवाने थे, लेकिन वो आज इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। और अब ज़राए का ये कहना है कि सैयद खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर जो हैं वो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के जो ख़त का जवाब जो है वो देंगे। और उसमें 2 नाम जो उन्होंने देने हैं उस हवाले से उन्होंने वाज़े तो कर दिया है कि वो जस्टिस रिटायर्ड मामून काजी और जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा खान के नाम जो हैं वो हुकूमत को प्रपोज करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर उस लेटर में जब वो भिजवाएंगे। ताहम गैर रस्मी तौर पर उन्होंने इससे कबल जो सेनेटर इसहाक डार की तरफ से उनसे रब्ता किया गया था, गैर रस्मी तौर पर उनसे मुशावरत की गई थी, तो उसमें सैयद खुर्शीद शाह ने ये दोनों नाम जो हैं वो सेनेटर इसहाक डार के ज़रिए हुकूमत को भिजवा दिए हैं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वो इन नामों का जो ऐलान है वो ख़त के ज़रिए वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ को भिजवाएंगे, जिसके बाद ये मुशावरत उन दोनों के दरमियान होगी और उसके उनकी तरफ से जो नाम भिजवाए जाएंगे उस पर वज़ीर आज़म फिर उसका जवाब देते हैं और या फिर उनके दरमियान इस हवाले से भी तवक्को है कि सेनेटर इसहाक डार के ज़रिए ही आइंदा भी मुशावरत बैकडोर की जाएगी और किसी एक नाम पर इत्तेफाक राय हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ इस्लामाबाद में इस हवाले से भी इतलात मौजूद हैं कि जस्टिस रिटायर्ड रहमत हुसैन जाफरी, जिनका नाम वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से उसमें प्रपोज किया गया है, उस पर इस हवाले से इत्तेफाक राय हो सकता है कि चूँकि वो एक इस गैर जानबदार हैं कि उनका तल्लक भी सिंध से है और ये भी कहना है वफाकी हुकूमत की तरफ से और उनके रहनुमाओं की तरफ से कि ये ऐसे जज हैं कि जिन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को त्यारा हाईजैकिंग केस में सज़ा भी सुनाई थी, तो इस हवाले से उनकी इस तरह एफिलिएशन जो है मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, तो वो काबिल कबूल नाम दोनों पार्टीज़ के लिए और दीगर जो अपोजिशन पार्टीज से सैयद खुर्शीद शाह ने मुशावरत करनी है तो उनके लिए हो सकता है, क्योंकि ख्वाजा ज़हीर जो है उनके बारे में कहा जाता है, तासर भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्कों में ये पाया वो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की अगर बात करें तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब ये मामला सामने आया था तो इस पर डेडलॉक पैदा हो गया था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अभी ये मामला इब्तदाई मराहिल में है और देखना होगा कि ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी मिस्र के हालात की। वेलकम बैक। मिस्र की नौसादा जमहूरियत तारीख के दौराहे पर खड़ी है और हर गुजरते लम्हे के साथ सूरत हाल खराब होती जा रही है और फौजी बगावत का खतरा बढ़ता जा रहा है। फौज की जानिब से सदर मोहम्मद मर्सी को मामला हल करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है, जबकि सदर मर्सी का कहना है कि वो बुरे नाम से याद किए जाने के बजाय जमहूरियत के लिए जान देना पसंद करेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब प्रोफेसर हसन अस्करी साहब। बहुत शुक्रिया ने हमें ज्वाइन किया। मिस्र में जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो रही है, आपका इस पर तजज़िया क्या है? देखिए, इस वक्त ये लग रहा है कि जो फौज है वो अपने कंट्रोल को बढ़ाती चली जा रही है, उसको मजबूत कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है जो उनकी रफ्तार है उससे ये अंदाज़ा होता है कि फौज चाहती ये है कि मुकम्मल टेक ओवर ना करना पड़े और मोर्सी पे, सदर मोर्सी पे इतना दबाव हो कि वो रिज़ाइन कर दें और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो एक इंटरम अरेंजमेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का है वो करके उसके बाद फौज अपनी मर्जी की तब्दीलियां बैकग्राउंड से करे। लेकिन सदर मोर्सी जो हैं अपनी पोजीशन पे डटे हुए हैं और ऐसा लगता है कि फौज की शायद ये ख्वाहिश पूरी ना हो और फौज को मुकम्मल टेक ओवर वहां करना पड़े। तो इस हाल को पूरी दुनिया में कैसे देखा जा रहा है और खित्ते पर अगर कोई सूरत हाल तब्दील होती है, फौज अगर कामयाब होती है या नाकाम होती है, तो खित्ते पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो इजिप्ट की सूरत हाल को देख रही हैं, गौर से देख रही हैं। उनकी हमदर्दियां सदर मोर्सी के साथ नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो फौज को भी इस स्टेज पे सपोर्ट नहीं करना चाहती। उनका सबसे बड़ा खदशा ये है कि कहीं इस सिलसिले में जो सदर मोर्सी के सपोर्टर्स हैं और जो उनके मुखालिफिन हैं उनमें तशद्दुद ना शुरू हो जाए, लड़ाई ना शुरू हो जाए, जिससे कि इजिप्ट में इंस्टेबिलिटी होगी और वो जो खौफ पैदा उनको होता है कि इस किस्म की इंस्टेबिलिटी जो सीरिया के अंदर भी मौजूद है
اور لیبیا کے اندر بھی بہت سی قوتیں انتہا پسند قوتیں مضبوط ہو رہی ہیں کہ اس قسم کی قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں ایجپٹ میں اگر استحکام جو ہے وہ زیادہ عرصہ قائم نہ رہے، جس کا منفی اثر جو ہے وہ ریجن پہ خصوصاً اسرائیل کے ساتھ جو سٹیبلٹی ہے ریلیشن شپ میں ایجپٹ کی، وہ سٹیبلٹی تباہ ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ حسن عسکری صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، اور بتا رہے تھے کہ مصر کی صورتحال ہے اس کو دنیا بھر میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اور یہ صورتحال ڈیولپ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ ابھی یہ صورتحال مزید ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا نہیں کہا جا سکتا، ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے لگتا یہ ہے کہ مصر ایک بار پھر تاریخ کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ کامران صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں، لہٰذا اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض مجھ پر تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔